जी, स्वागत है आप सबों का परफेक्ट पुस्तक पे। आज जो सेट आया है वो थोड़ा सा हट के आया है। वो ये आया है कि लास्ट के वीडियो में किन्हीं का कमेंट आया था कि इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस डालिए, तो उसको भी मेंशन किया गया। 4 या 5 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के आए हैं और बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चंस आए हैं। तो आज का सेट बहुत ही बढ़िया होने वाला है और 25 क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। आपको तो पता ही कि हमारा जो वीडियो आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ होता है, जिसमें 3 बार से जो क्वेश्चंस ज़्यादा आए होते हैं उनको लिया जाता है। तो आज जो डिस्कस करेंगे वो सेट नंबर 65 है। 64 सेट्स तो ऑलरेडी हो चुका है जो प्रीवियस वीडियो तक था। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखते पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे वीडियोज़ अगर चाहिए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो देखो। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन हल्के मत लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी, ये रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन क्या क्या वो देखते हैं। विटामिन ए है, सी है, डी है और के है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और मेरे ख्याल से वीडियो में भी कहीं ना कहीं मैंने पहले बताया है। तो स्कर्वी रोग जो होता है वो होता है विटामिन सी की कमी से। आंसर बी तो हो गया। चलिए अब जानते हैं सी के बारे में थोड़ा सा। जो विटामिन सी है ये एक ऐसा विटामिन है जो कि बॉडी में, शरीर में कहीं स्टोर नहीं होता, कहीं भंडारित नहीं होता। ये क्वेश्चन आ चुका है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि बॉडी में कहीं भंडारित नहीं होता, स्टोर नहीं होता, पहला। दूसरा पॉइंट ये है कि विटामिन सी को जब भी गर्म किया जाता है वो नष्ट हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा ऐसा विटामिन है जिनको गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो उसका जवाब होगा विटामिन सी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो उसका जवाब है विटामिन सी। 3 हो गया। चौथा क्वेश्चन ये आ चुका है कि मानव शरीर या किसी शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो किस विटामिन से बढ़ता है? वो होता है विटामिन सी। ये 4 पॉइंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ चारों लिख चुके हैं। 5वां पॉइंट ये भी है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, तो आप लिख लीजिएगा। उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, आप लिख दीजिएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ये 5वां पॉइंट था। तो विटामिन सी के बारे में टोटल देखा जाए क्वेश्चन मिला के 6 पॉइंट्स हो गए। स्कर्वी रोग विटामिन सी से होता है। विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं होता, भंडारित नहीं होता। अगर आप एक्स्ट्रा विटामिन सी ले लेंगे खाने के जरिए या जैसे भी हो, तो वो कहीं ना कहीं किसी वे में वो निकल जाएगा, लेकिन स्टोर नहीं होगा बॉडी में। वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी पावर था, वो विटामिन सी बढ़ाता है। और खट्टे पदार्थों में विटामिन सी होता है और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे और सारे एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। परफेक्ट पुस्तक पे आओगे तो थोड़ा डिटेल में वीडियो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करना है तो वैसे ही होगा। वट रटन से चलोगे, एक एक पॉइंट करके पढ़ोगे तो मुश्किल है ना। चलो, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो जो इंडियन लिटरेचर है, जो साहित्य होता है, साहित्य इंग्लिश में बोले तो लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन देखते क्या क्या है। एस के पोत्ताकट है, वी नारायण मेनन है, जी शंकर कुरूप है और कुमारन आशान है। तो ये जो जी शंकर कुरूप है, इनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और मिला था 1965 ईस्वी में। कब मिला था? 1965 में मिला था। और ये मलयालम के लेखक थे। मलयालम भाषा होता है ना, मलयालम, तो मलयालम राइटर थे और इन्होंने ही ज्ञानपीठ पुरस्कार हासिल किया था सबसे पहले 1965 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ चुका है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप लगाएंगे साहित्य के क्षेत्र में। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको लिख चुके होंगे। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, 7000 डिग्री सेंटीग्रेड और 8500 डिग्री सेंटीग्रेड। सही जवाब होगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। आप लोग को शेयर कर रहे हो, लास्ट वीडियो में शेयर आए थे, हमें काफ़ी खुशी मिली जब आप लोग शेयर करते हो। मैं चाहता हूँ कि कुछ कमेंट करके बताओ कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है, आप लोगों को कितना मदद मिल रहा है। इस वीडियो का लाइक का टारगेट सिर्फ और सिर्फ 20 टारगेट है, और कमेंट हम चाहते हैं आप लोग बताइए। कमेंट में 10 कमेंट का टारगेट है, क्या आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो। दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा।
अब आते हैं, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? समझिए क्वेश्चन को, विकास सूचकांक, ठीक है, इसको बोलते हैं HDI। HDI मतलब क्या हुआ? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्वेश्चन आता है और इसमें विश्वव्यापी तौर पर इसका कैलकुलेशन होता है। तो मानव विकास सूचकांक जो होता है, इसमें भारत में उच्चतम रैंक में कौन सा है? तो जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो विश्व में इसका पूरा जब कैलकुलेशन होता है तो विश्व में सबसे ऊपर मानव विकास सूचकांक में है श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। भारत में अगर बात किया जाए तो भारत में केरल सबसे ऊपर पे है। केरल सबसे ऊपर पे मानव विकास सूचकांक में। क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं कहाँ किया करते थे? हर्षवर्धन कौन से वंश के थे? ये वर्धन वंश के, जिनका दूसरा नाम पुष्यभूति वंश हुआ करता था, है ना। तो वर्धन वंश के थे हर्षवर्धन। वो अपनी धार्मिक सभाएं कहाँ किया करते थे? हरिद्वार, अजमेर, वाराणसी और प्रयाग। तो वाराणसी प्रयाग में क्या करते थे? डी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आप बताएं कमेंट बॉक्स में आप किसकी तैयारी करते हो? एसएससी, रेलवे, पीसीएस, पुलिस, आप कैसी की तैयारी करते हो? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? अच्छा लगेगा तो गुड लिखिएगा, बहुत अच्छा लिखिएगा तो वेरी गुड लिखिएगा। और जैसे अभी हमारे किसी फ्रेंड ने, किसी बहन ने कमेंट किया था शायद कि इकोनॉमिक्स क्वेश्चन भी मेंशन किया जाए, तो ऐसे कुछ चाहिए तो आप ज़रूर बताया कीजिए। वो क्वेश्चन आएंगे आगे, आप देखोगे कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के भी मेंशन किए गए हैं। तो ऐसा ही कुछ हो तो आप लोग ज़रूर बताया कीजिए, मैं मेहनत ज़रूर करूँगा आप लोग के लिए। चलिए, अमीबा में कुल कितने शैल कोशिकाएं होती हैं? देखो, अमीबा जो है ना, ये कहीं कहीं आ जाएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय प्राणी है या जीव है? उसमें ऑप्शन में अमीबा का भी नाम रहता है। तो अमीबा कितनी कोशिकीय है? एक कोशिकीय है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सिंगल सेल ये है अमीबा। तो ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? ऑप्शन है 1970, 1964, 1961, 1959। तो 1961 में कराया गया था और ये था दिसंबर का महीना। ठीक है, चलो लो, अभी आ गया कि मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये है UNDP, जिसका पूरा फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या करती है? ये जो संयुक्त राष्ट्र का जो विकास कार्यक्रम है, यही निकालती है मानव विकास सूचकांक, जिसमें देश के अकॉर्डिंग इसका रैंक आता है। तो पहले मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान था 130, लेकिन करंट डेटा के अनुसार भारत का विकास सूचकांक हो गया 132, उल्टा 2 पॉइंट नीचे चला गया है। क्लियर हो गया। अब आता है कि मानव विकास सूचकांक में भारत तो 132वें नंबर पे है, सबसे पहले रैंक पे कौन आ रहा है? तो वो आ रहा है श्रीलंका। श्रीलंका। अभी इससे पहले किसी क्वेश्चन में बताया था कि भारत का कौन सा स्थान है? 132वां है, जबकि श्रीलंका पहले स्थान पे है। समझ में गया? और ये मानव विकास सूचकांक जो है, ये कौन निकालता है? ये निकालता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इसका कैलकुलेशन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला भी था। और ये क्वेश्चन आ सकता है आपका करंट अफेयर में भी कि करंट अभी वर्तमान डेटा के अनुसार भारत का जो मानव विकास सूचकांक है वो कितने अंक पर है? तो आपको जवाब देना है 132वें नंबर पे है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? कर्नाटक, मेघालय, मणिपुर और सिक्किम। सही जवाब क्या होगा? बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, ठीक है, और आपका है कुद्रेमुख। ये सब मैं लिख देता हूँ। नगर होल, ठीक, कहीं कहीं नगरा होल भी मिलता है। बन्नेरघट्टा, बांदीपुर तो हो ही गया, और कुद्रेमुख, ये 4 हो गए। 1 2 3 4, बांदीपुर, नगरा होल, बन्नेरघट्टा और कुद्रेमुख। इस चारों के चारों कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और ये इंपॉर्टेंट चारों के चारों एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना के किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, नर्मदा और कृष्णा। सही जवाब क्या होगा? ये गुजरात में है और नर्मदा नदी पर है। सी इसका राइट आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी?
खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी। इसमें भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, लिख लीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ जब मेरा वीडियो देखा कीजिए, कॉपी पेन जरूर रखिए। एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आते हैं ऑप्शंस में, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान और खान अब्दुल गफ्फार खां। एक है जफ्फार खां, एक गफ्फार खां, समझ में आ गया। तो अब आता है कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी। तो सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खां, डी इसका आंसर हो गया। अच्छा, इनका दो नाम था, लिख लीजिए। इनका नाम था सरहदी गांधी, सरहदी गांधी, और एक नाम था इनका बच्चा खान, बच्चा खान। ये दो नाम से जाना जाते थे, सरहदी गांधी और बच्चा खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को, समझ गए। तो बेसिकली जो खुदाई खिदमतगार था ये एक आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1929 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और इसका एक अहिंसक आंदोलन था, समझ में आ गया। तो खुदाई खिदमतगार एक अहिंसक आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। और खान अब्दुल गफ्फार खान का जो और नाम है वो सरहदी गांधी और दूसरा बच्चा खान भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सरहदी गांधी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ज्वार का वैज्ञानिक नाम क्या है। टेटियम एस्टिवम, सोरघम बाइकलर, ओराइजा स्टाइवा और सीसर एरिटिनम। तो ये जो सोरघम बाइकलर है ना, यही है ज्वार का वैज्ञानिक नाम। बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कुचिपुड़ी कुछ रोज का लोक नृत्य है। ये तो सबको पता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे स्थान पर कौन सा देश है। जीडीपी पर कैपिटा, अब जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है, ये एक लंबा टॉपिक है। आप कहेंगे कमेंट में से बता देना, तो मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर कौन सा देश है, तो वो है कतर। कतर पहले रैंक पे आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है। माचिस की तीली, उसके ऊपर आपने देखा हो माचिस की तीली होती है और इस टाइप से मसाला होता है यहाँ पे, है ना। तो ये जो मसाला पार्ट होता है वो किस चीज़ का बना होता है। क्लोरीन, फास्फोरस, मैग्नीज या सिलिकॉन। सही जवाब क्या है, फास्फोरस का बना होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। नई संसदीय समिति प्रणाली, ध्यान दीजिएगा, नई संसदीय समिति प्रणाली 1999, 1995, 1984, 1991। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है 1991, डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार। किस ताप पर एंजाइम जो है अधिक सक्रिय होते हैं। देखो, एक आदर्श ताप जो माना गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक माना गया कि एंजाइम सक्रिय होते हैं, लेकिन इसका एक औसत वैल्यू सिंगल वैल्यू में रखा गया है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है एंजाइम सक्रिय होते हैं। इसलिए ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा और ये आंसर इसको सही सेट कर दिया गया है, ठीक है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम सक्रिय होते हैं। एक क्वेश्चन और आ चुका है कि जो सक्रिय एंजाइम होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पीएच मान क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। पीएच मान होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इससे क्या होता है, इससे किसी भी द्रव का, किसी भी चीज़ का अम्लता या क्षारीयता जाना जाता है। अब कैसे, एक बेस वैल्यू था 0, अब इस साइड गया, इस साइड गया। अगर 0 से कम है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 7 होता है बेस वैल्यू, ठीक है। बेस वैल्यू 7 से इधर गया, 7 से इधर आया। अगर 7 से कम है तो वो हो जाएगा अम्ल, और 7 से ज़्यादा हो जाएगा वो हो जाएगा क्षार। क्लियर हो गया। तो अम्ल हो गया। जैसे मान लीजिए ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4, तो वो क्या हो गया, क्षार में आ गया। समझ में आ गया आपको। तो किसी का जो पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसका मान से उसकी अम्लता या क्षारीयता जानी जाती है। क्लियर हो गया। तो उसका मान कितना है वो जानना है। अब आते हैं ब्लड का पीएच कितना 7.4 होता है। अब जानते हैं इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और। वो क्वेश्चन ये है कि हमने जाना कि किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं, तो हमने बताया कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, और इसलिए हमने 40 डिग्री को आदर्श मान लिया। अब आते हैं कि सक्रिय एंजाइम का पीएच मान कितना होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसका आंसर है 5.0 से लेकर 7.5 तक। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी? सती प्रथा क्या था? सती प्रथा वो था जब कोई महिला विधवा होती थी तो उनके चिता के साथ उनको भी जलना पड़ता था, जो महिला होती थी उनको भी जल जाना पड़ता था, जो बहुत ही बेकार और बहुत ही दर्दनाक प्रथा थी। तो इसको अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी 2 बार आ गया, माफ़ कीजिएगा। वैसे आंसर में ये है भी नहीं, बट ये है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही, जो भारत के एक महान समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, उनके साथ मिलकर ही 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को सती प्रथा का अंत कर दिया गया। राजा राम मोहन राय जो थे वो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाया था। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हीरे व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र किस देश में है? डायमंड का जो बिजनेस होता है उसका सबसे बड़ा केंद्र किस देश में? नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया या स्विट्जरलैंड? से जवाब है बेल्जियम। अब आते हैं हीरा का सबसे बड़ा खान कहाँ पर है? उत्पादक देश कौन सा है? तो वो एक खान है, उसका नाम है एखल खान। ये एखल खान कहाँ पर है? ये एखल खान है रूस में। कुछ पॉइंट्स ये, तो हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बेल्जियम, ये तो जान गए, लेकिन हीरा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? तो रूस में है, जिसका नाम है एखल खान। उस खान, जैसे मान लीजिए कोयला खान कहाँ? झरिया में है, उसी तरह एखल करके है खान का नाम, जगह का नाम। तो यहाँ पर विश्व में जितना हीरा होता है उसका 31% अकेला रूस ही जो है हीरा का उत्पादन करता है, खान से निकलता है। विश्व में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील स्वच्छ जल की, फ्रेश वाटर का, लेक विक्टोरिया, लेक एरी, लेक सुपीरियर, लेक निपिगन। तो सुपीरियर झील जो है ये विश्व में सबसे बड़े स्वच्छ जल की झील है, और इसका दूसरा नाम टीटीकाना झील भी है। क्या नाम है? टीटीकाना झील। लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि क्या किया था, सुपीरियर नाम न डाल के टीटीकाना नाम डाल दिया था, और बहुत सारे स्टूडेंट थे जो उसका आंसर लगाए ही नहीं थे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि टीटीकाना झील कौन सा है। तो ये जो झील कहाँ पर है? तो ये साउथ अफ्रीका में एंडीज पर्वत शिखर पर है। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला जो है उस पर ही ये झील है, सुपीरियर झील। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस नगर को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें 4 शहर के नाम दिए गए, नगर के नाम दिए गए कह सकते हैं, तो चारों कुछ ना कुछ उपनाम है। बेंगलुरु क्या जानते हैं? बेंगलुरु को हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये सबको पता है। हैदराबाद को हम लोग क्या जानते हैं? हैदराबाद को जानते हैं हम लोग मोतियों का शहर, मोतियों का शहर। और कहीं कहीं इसको जुड़वा बहन शहर भी बोलते हैं। क्यों? हैदराबाद और सिकंदराबाद, आपको पता होगा, ये कई जगह पढ़ा गया है। कोलकाता को हम लोग जानते हैं महलों का शहर, महलों का शहर। और जो आपका अहमदाबाद गया उसको पूर्व का बोस्टन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया क्वेश्चन का? डी, अहमदाबाद। तो बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी, हैदराबाद को मोतियों का शहर, कोलकाता को महलों का शहर, और पूर्व का बोस्टन बोलते हैं अहमदाबाद को। चारों के चारों इंपॉर्टेंट थे, एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा गया है? यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 22। ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, फ्रांस है, स्वीडन है? सही जवाब का बेल्जियम, 20 का राइट आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस आज के। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और दोस्तों को ज़रूर जोड़िए, शेयर कीजिए उन लोगों से। ये एक आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, थोड़ा सा रीच बढ़ाइए वीडियो। मैं खुल के बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत है। मैं ऐसे वीडियोज़ लाऊँगा, और अच्छे अच्छे वीडियोज़ में ला सकता हूँ अभी, है ना। तो युवा बंगाल आंदोलन कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला फिर से। तो युवा बंगाल आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन 1852, 1826, 1851, 1832। तो युवा बंगाल आंदोलन जो था ये हुआ था 1826 में, और इसमें कोलकाता हिंदी कॉलेज से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? कोलकाता हिंदू कॉलेज से। और इसका जो लक्ष्य था, उसका जो 2 बेसिक जो एम था वो था, पहला प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस फ्रीडम जो होता है, उसके बाद, और दूसरा कि भारतीयों को भी सरकारी नौकरी मिले और एक अच्छी सैलरी की नौकरी मिले। ये 2 पहल की गई थी युवा बंगाल आंदोलन में। चलिए आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रजभूमि कहा जाता है, वज्रभूमि माफ़ कीजिएगा, किस देश को वज्रभूमि कहा जाता है? भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, चीन है? तो भूटान को वज्रभूमि के नाम से जाना जाता है। आज का वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में लगा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में लगा गया था। और ये आज के वीडियो का आखिरी और इकोनॉमिक्स का भी आखिरी क्वेश्चन है। इसके पहले 2 या 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है।
तो है 8वीं, चौथी, दूसरी और 5वीं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में हमने 5-6 चीज़ों पे फोकस किया था। सबसे पहला था आत्मनिर्भरता, लिखते चलिए। दूसरा था गरीबी उन्मूलन। तीसरा था न्याय। चौथा था आपका रक्षा। और 5वां था कृषि उत्पादन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन, न्याय, रक्षा और कृषि उत्पादन। ये 5 लक्ष्य थे हमारे पंचवर्षीय जो योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लान उनका। हालांकि ये 5 ईयर प्लान 1 साल पहले ड्रॉप कर दिया गया था, जिसका कार्यकाल रहा है 1974 से लेकर 1978 तक। नियमतः ये 1979 तक चलना चाहिए था, ठीक है, 1979 तक चलना चाहिए था, लेकिन 1 साल पहले ही ख़त्म कर दिया गया था। और इस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बने रहिए परफेक्ट पुस्तक के साथ, परफेक्ट पुस्तक पे आते रहिए। ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, डिटेल में सारे वीडियोज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, कोई भी फालतू के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, और आपको एग्जामिनेशंस में बहुत मदद करेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में सोमवार को। ऐसे ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव दिया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है और मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को ज़रूर मेंशन करूँ, अगर मुझे सही लगा नहीं करना चाहिए तो आप लोग अपना निर्देश ज़रूर दिया कीजिए। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इकोनॉमिक्स क्वेश्चन को मेंशन करने के लिए कहा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।